वेलकम बैक एवरीवन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 125 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। 124 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कल जो 124वें नंबर का टेस्ट था उसमें क्वेश्चन नंबर 6 था, उसकी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के बारे में जो मनाया जाता है 21 मार्च को, ठीक है। तो उसकी थीम में थोड़ा सा है कुछ। तो ये वो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 कल के टेस्ट का। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? सब कुछ ठीक है, 21 मार्च को मनाया जाता है। इंग्लिश में इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे या विश्व वन दिवस भी इसको कहा जाता है। तो ये जो थीम यहाँ पर लिखी थी, वन और स्वास्थ्य, ठीक है, फॉरेस्ट एंड हेल्थ, ये वर्ष 2023 की ही थीम है, ये करेक्ट है। जो वर्ष 2024 की थीम है, वैसे तो इस प्रश्न के अनुसार वर्ष 2024 की ही थीम ऐड करनी चाहिए, लेकिन 23 की भी तो पूछ सकता है। तो 24 की जो थीम है, वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2024 की थीम क्या है? वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। और 23 की अगर पूछ ले तो वन और स्वास्थ्य। चलिए स्टार्ट करते हैं नया टेस्ट। तो टेस्ट नंबर 125 का क्वेश्चन नंबर 1 दो स्टेटमेंट वाला। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इसका गठन हुआ था मार्च 2009 में। देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थोड़ी है, ये सांविधिक निकाय है। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। बाकी इसका गठन 2009 में हुआ था, मार्च 2009 में। दूसरा वाला केवल सही है, बी है इसका आंसर। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक सांविधिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के उद्देश्यों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है और इसका विधिवत गठन हुआ था मार्च 2009 में। तो केवल बी करेक्ट है, ए इनकरेक्ट है। मतलब दूसरा सही है, पहला गलत है। ये नंबर इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में शामिल नहीं है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तो शामिल है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी शामिल है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी शामिल है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय शामिल नहीं है, यानी होम मिनिस्ट्री इसमें शामिल नहीं है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसे जनवरी 2015 में सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन और गिरते हुए बाल लिंगानुपात को संबोधित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जब वर्ष 2011 में प्रति 1000 लड़कों पर 918 लड़कियां थी मात्र। देखिए, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, और पहले भी प्रश्न इससे बने हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। आयुष्मान भारत योजना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से ढूंढना है 3 में से। ये पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था और यह योजना प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं मतलब इन 3 स्टेटमेंट में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ये कहना चाह रहा है चौथा स्टेटमेंट। इनकरेक्ट अपने को ढूंढना है। पहला वाला तो करेक्ट है, 2018 में लॉन्च किया गया, इसका 16 में, 18 में ही किया गया। दूसरा भी सही है। और प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाती है, ये भी सही है। सारे के सारे करेक्ट हैं, तो डी इसका आंसर हम लगाएंगे, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। आयुष्मान भारत पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो भारत में चल रही है। वर्ष 2018 में लॉन्च की गई ये योजना माध्यमिक देखभाल और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है। अब इससे रिलेट करता हुआ एक प्रश्न यह है, करंट से रिलेट करता हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश ने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आयुष्मान भारत योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 92.48% की प्रभावशाली निपटान दर के साथ कुल
34,81,252 स्वास्थ्य दावे दायर किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। राष्ट्रमंडल समूह की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1945, 1949, 54 या 60? राष्ट्रमंडल समूह की स्थापना की गई थी 1949। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, राष्ट्रमंडल 56 देशों का एक समूह है जो अधिकतर पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों से बना है। इसकी स्थापना 1949 में लंदन घोषणा के द्वारा की गई थी। 1949 है, ठीक है, 40 बी में 1949 है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का पहला शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? यह हुआ था कुआलालंपुर, मलेशिया में। तो डी है इसका आंसर। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की स्थापना वर्ष 2005 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी आसियान के नेतृत्व वाली पहल के रूप में की गई थी और पहला शिखर सम्मेलन 14 सितंबर 2005 को मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ओएनजीसी की स्थापना की गई थी 1995 में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, ओएनजीसी जो है भारत सरकार का एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है यानी पीएसयू। इसकी स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी और यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया उत्तराखंड में, उत्तराखंड के ऋषिकेश में। डी है इसका आंसर, ठीक है, गंगा नदी के तट पर। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव उत्तराखंड के ऋषिकेश में 8 से 14 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है, ठीक है, 8 से 14 मार्च 2024 तक उत्तराखंड के ऋषिकेश में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। आरटीआई एक्ट किस वर्ष स्थापित किया गया था? बोनस अंक होते हैं इस तरह के एग्जाम्स में आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा, इसको पूछते रहते हैं इसको। आरटीआई एक्ट है 2005 का। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में लागू किया गया और इसका उद्देश्य है सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और भागीदारी को बढ़ावा देना। 10वां प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मवेशियों की नस्लों के संरक्षण और सुधार हेतु उपाय करता है राज्य? ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो राज्य है, स्टेट है, मवेशियों की नस्लों के संरक्षण और सुधार हेतु उपाय करता है? अनुच्छेद 42, 32, 40, 48। इसका आंसर है अनुच्छेद 48 यानी अनुच्छेद 48। ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 48 के तहत राज्य जो है यानी स्टेट मवेशियों की नस्लों के संरक्षण और सुधार हेतु उपाय करता है। साथ ही गायों तथा बछड़ों के सहित अन्य दुधारू व वाहक मवेशियों के वध को प्रतिबंधित भी करता है। इस संदर्भ में गाय के गोबर से बने जैविक उर्वरकों के उपयोग से बहुत सहायता प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत की अध्यक्षता में G20 की संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? एमपी, यूपी, दिल्ली? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश दो बार हो गया। कहाँ आयोजित हुई है ये हुई है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, G20 की भारत की अध्यक्षता में संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित हुई थी और इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने की। बैठक के पहले दिन पद्मश्री नेकराम, जिन्हें मिलेट्स मैन के रूप में भी जाना जाता है, को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 मनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत की पहली लघु स्तरीय तरलीकृत प्राकृतिक गैस इकाई निम्नलिखित में से किस राज्य में खोली गई है? कहाँ खोली गई है ये खोली गई है मध्य प्रदेश में। सी है इसका आंसर।
देखिए, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के विजयपुर में गेल इंडिया लिमिटेड में भारत की पहली लघु स्तरीय तरलीकृत प्राकृतिक गैस इकाई राष्ट्र को समर्पित की। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला लोकायुक्त निकाय स्थापित किया गया था? लोकायुक्त निकाय की बात हो रही है महाराष्ट्र में। डी है इसका आंसर। लोकायुक्त भारतीय संसदीय ओम्बुड्समैन है जो भारत की प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसके लिए कार्य करता है। महाराष्ट्र पहला राज्य था जिसने वर्ष 1971 में लोकायुक्त निकाय स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। पहला कृषि विज्ञान केंद्र, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1974 में, 1974 में। कहाँ? पुडुचेरी। देखिए, पहला कृषि विज्ञान केंद्र 21 मार्च 1974 को ICAR द्वारा तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पुडुचेरी में स्थापित किया गया था। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ स्थित है? कुछ भी पूछ सकता है, कहाँ स्थित है, कब स्थापना हुई थी, दोनों तरह से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के देहरादून में। भी है इसका आंसर। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहीं पर है। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में भारतीय अंतरिक्ष विभाग के तहत की गई थी। एक एप्लीकेशन है त्रिनेत्र ऐप 2.0। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में त्रिनेत्र एप्लीकेशन 2.0 को अपनाया है? उत्तर प्रदेश ने। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए, यूपी पुलिस यानी उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराध की रोकथाम और जांच के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को लॉन्च किया है, अपनाया है। उत्तर प्रदेश का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ का राज्य पक्षी है? यह राजस्थान का। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है और भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी माना जाता है। यह घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति मानी जाती है जो चरागाह परिस्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ASI यह है 1861, 1861, यानी देश की आज़ादी से पहले अंग्रेजों के समय का है। इसकी स्थापना वर्ष 1861 में ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। पृथ्वी के धरातल पर चलने वाली क्षैतिज पवनें किन कारकों का संयुक्त परिणाम होती है? घर्षण बल, कोरियोलिस बल, दाब प्रवणता प्रभाव या सारे के सारे? ये प्रश्न आ गया ज्योग्राफी का। देखिए, पृथ्वी के धरातल पर चलने वाली जो क्षैतिज पवनें हैं वो संयुक्त परिणाम है दाब प्रवणता प्रभाव का, कोरियोलिस बल का भी, घर्षण बल का भी और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का भी। सारे के सारे यहाँ फिलहाल ये डी है इसका आंसर। पृथ्वी के धरातल पर चलने वाली क्षैतिज पवनें दाब प्रवणता प्रभाव, घर्षण बल, कोरियोलिस बल इन सभी का संयुक्त परिणाम होती हैं। इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पवनों को नीचे की ओर प्रवाहित करता है। वायुमंडलीय दाब के भिन्नता के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसके संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर को दाब प्रवणता कहते हैं। ये दाब प्रवणता की डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने स्कूल में। तो 20 प्रश्न थे जीएस के। प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। धन्यवाद।